हेलो दोस्तों, मैं अतुल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द यूनिक एजुकेटर्स पर। दोस्तों, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं और बायोलॉजी के इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोशिका के बारे में स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको जीव विज्ञान बिल्कुल बेसिक से हायर लेवल तक इजिस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम कोशिका के बारे में स्टडी करने वाले हैं और कोशिका जीव विज्ञान का एक बहुत ही बड़ा और डीपली पढ़ाया जाने वाला चैप्टर है। इसे हमें बहुत ध्यान से और समझकर स्टडी करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम कोशिका के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां देख लेते हैं, जहां से अक्सर क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि कोशिका क्या होती है। दोस्तों, कोशिका सजीव के शरीर की सबसे छोटी कार्य करने वाली इकाई होती है। सजीव कौन होते हैं? जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सभी सजीव होते हैं और इनके शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। किससे हुआ है? कोशिकाओं से हुआ है। दोस्तों, कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो साइटो होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकली नेम साइटो होता है। और कोशिका के अध्ययन को हम कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कब की थी? 1665 में की थी। उन्होंने एक बोतल कॉर्क लिया और स्टडी की। स्टडी में उन्होंने पाया कि कमरे के समान आकृतियां एक क्रम के अंदर व्यवस्थित थी। किसके अंदर? लकड़ी के टुकड़े के अंदर। उन्होंने इसे सेल्यूली बोला। क्या बोला? सेल्यूली बोला। पर उन्होंने इसमें हलचल महसूस नहीं की, इसलिए उन्होंने कोशिका को मृत बताया। क्या बताया? मृत बताया। किसे बताया? कोशिका को। दोस्तों, इन्हीं के 9 साल बाद में एक और वैज्ञानिक आए 1674 के अंदर, जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? जीवित कोशिका की खोज की। उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि जो कोशिका होती है वो मूविंग करती है, हलचल महसूस की, तो उन्होंने इसे जीवित बताया। जबकि रॉबर्ट हुक ने यह बोला था कि कोशिका मृत होती है। क्या होती है? मृत होती है। इन्होंने उस स्टडी में ये देखा कि कोशिका में तो गति होती है और बताया कि कोशिका सजीव होती है, और इन्होंने नाम दिया उसे एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया, जिसे हम आज कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। और अब अगर हम बायोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन करते हैं तो इसे हम कोशिका नहीं बोलते, फिर हम इसे साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? साइटो बोलते हैं। दोस्तों, इन्हीं के बाद में 2 वैज्ञानिक और आए, जिनका नाम था स्लाइडेन स्वान। क्या नाम था? स्लाइडेन एंड स्वान। दोस्तों, इन्होंने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रस्तुत की। क्या प्रस्तुत की? सेल थ्योरी प्रस्तुत की। सेल थ्योरी के अंदर इन्होंने फर्स्ट बात यह बताई कि जो कोशिका होती है वो सजीव एक या अधिक कोशिकाएं मिलकर सजीव के शरीर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सजीव के शरीर का निर्माण करती है। और दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि सजीवों की उत्पत्ति कोशिका से ही हुई है। किससे हुई है? कोशिकाओं से ही हुई है। और तीसरी बात जो इन्होंने बताई वो ये बताई कि जो कोशिका होती है ये वो अपने आप में एक स्वाधीन यानी कि कार्य करने की क्षमता रखती है अपने आप के अंदर। फिर भी अधिकतर कोशिकाएं एक समूह में कार्य करती है। किसमें कार्य करती है? एक समूह में कार्य करती है और एक शरीर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक शरीर का निर्माण करती है। दोस्तों, स्लाइडेन एंड स्वान अपनी थ्योरी में ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इन्हीं के बाद में एक और वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने कोशिका सेल थ्योरी जो स्लाइडेन एंड स्वान ने प्रस्तुत की थी उसमें रही कमियों को दूर किया और एक नया सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने ये भी बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। उनका एक कथन था कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है। किससे होता है? पुरानी कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नई कोशिका का निर्माण होता है। दोस्तों, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब हम देखते हैं सबसे छोटी कोशिका के बारे में और सबसे बड़ी कोशिका के बारे में। अक्सर पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है। दोस्तों जो सबसे छोटी कोशिका होती है पृथ्वी पे ज्ञात, वो माइकोप्लाज्म को माना जाता है। किसको माना जाता है? माइकोप्लाज्म को माना जाता है। ये एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। और सबसे बड़ी जो कोशिका मानी जाती है पृथ्वी पे ज्ञात, वो शुतुरमुर्ग के अंडे को माना जाता है। किसको माना जाता है? शुतुरमुर्ग के अंडे को माना जाता है। दोस्तों मानव के अंदर भी हम देखें तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु को माना जाता है। किसको माना जाता है? अंडाणु को माना जाता है, जो कि मादा युग्मक होता है। क्या होता है? मादा युग्मक होता है। और अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो शुक्राणु को माना जाता है, स्पर्म को माना जाता है, जो कि नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक होता है दोस्तों। और अगर हम सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो होती है न्यूरॉन सेल्स, यानी कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। दोस्तों बड़ी और लंबी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फर्क है। बड़ा जैसे कि लाल किला और लंबा जैसे कि कुतुब मीनार, ये फर्क आप ध्यान रखना। अगर लंबी पूछे तो न्यूरॉन सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका, और अगर बड़ी पूछे तो अंडाणु कोशिका। दोस्तों अब हम देखते हैं कि विभाजन रहित जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, जो विभाजन नहीं कर सकती। विभाजन रहित जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन सेल्स ही होती है। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका ही होती है, जो विभाजन करने में असमर्थ रहती है, अपनी क्षमता नहीं रखती विभाजन करने की। और जो सबसे तेज विभाजन करने वाली जो कोशिका होती है वो यकृत कोशिका होती है। लीवर सेल्स सबसे तेज विभाजन करती है, धड़ाधड़ अपना निर्माण कर लेती है, पुनर्निर्माण कर लेती है। पुनर्निर्माण की जो क्षमता होती है सबसे ज़्यादा लीवर सेल्स के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लीवर सेल्स के अंदर पाई जाती है। अब हम ये देखते हैं कि कोशिका शरीर का निर्माण किस प्रकार से करती है। दोस्तों जैसे बजरी, ईंट और सीमेंट, इन तीनों को हम अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मान लेते हैं। इन बजरी और ईंट सीमेंट से मिलकर किसका निर्माण हो रहा है? एक दीवार का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? एक दीवार का निर्माण हो रहा है। और दीवारों को जोड़ दिया जाए तो एक कमरे का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक कमरे का निर्माण होता है। और कमरों को व्यवस्थित ढंग से अगर जोड़ दिया जाए तो घर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? घर का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से कोशिका सजीव के शरीर का निर्माण करती है। कैसे करती है? तो कोशिकाओं से मिलके उत्तक का निर्माण होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और उत्तक मिलके एक अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। अंग कौन कौन से अपने शरीर में अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अपना आमाशय हो गया, अपना लीवर हो गया, वो भी एक अंगी है, अपना फेफड़ा हो गया, वो भी एक अंगी है, अपना हार्ट हो गया, वो भी एक अंगी है। तो ये सब अंग होते हैं। और इन अंगों को एक तंत्र के रूप में व्यवस्थित ढंग से अगर जोड़ा जाए तो शरीर का निर्माण होता है, शरीर का फॉर्मेशन होता है। और इसी प्रकार से कोशिका सजीव के शरीर का निर्माण करती है। तो चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम कोशिका के कोशिकांगों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? कोशिकांगों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ये पादप और जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है, तथा प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। कोशिकांग, सभी कोशिकांग कौन कौन से हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, लाइसोसोम्स हो गए। ये सभी अंग कोशिकांग किसके अंदर पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की। दोस्तों जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ पादपों में पाई जाती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो पादप कोशिकाएं होती है वो जंतु कोशिकाओं के बजाय ज़्यादा बड़ी होती है, भारी कोशिकाएं होती है। जंतु कोशिकाएं छोटी होती है और पादप कोशिकाएं होती है वो
जंतु कोशिकाओं के मुकाबले बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। भारी होने के कारण उनमें सुरक्षा की दृष्टि से कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी कपड़े खरीदे हो तो अगर आपने कम कपड़े खरीदे हैं तो एक पॉली बैग के अंदर आपको डाल के दे देते हैं, और अगर आपने ज़्यादा कपड़े लिए हो तो बड़ा बैग होता है, बड़ा थैला होता है, उसके अंदर डाल के देते हैं आपको कपड़े। तो ऐसे मानिए कि वो छोटा बैग है, वो प्लाज्मा झिल्ली, सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली है, और अगर बड़ा बैग है, अगर बड़ी है, सामान ज़्यादा है, तो कोशिका भित्ति की अपने को जरूरत पड़ती है। तो ये कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, तथा सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, तथा सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी सुरक्षा छाल से करते हैं, मनुष्य होता है वो कपड़ों से करता है, और जो जीव जंतु होते हैं, शेर, बकरी, भेड़, भालू, ये सब अपनी सुरक्षा बालों से करते हैं। किससे करते हैं? बालों से करते हैं। अब दोस्तों, जो कोशिका भित्ति होती है वो जीवाणुओं में भी पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जीवाणुओं में पाई जाती है। जीवाणुओं के अंदर ये बैक्टीरियोग्लाइकिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बैक्टीरियोग्लाइकिन की बनी होती है। और कवक के अंदर ये ही कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसे हम सूत्रकणिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कोशिकीय श्वसन का होता है। किसका होता है? कोशिकीय श्वसन का होता है। अब कोशिकीय श्वसन क्या होता है? जब हम श्वास लेते हैं तो वायु फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन उठाता है और पूरे शरीर की कोशिकाओं में वितरित कर देता है। किसमें वितरित करता है? पूरे शरीर की कोशिकाओं में वितरित कर देता है। अब वहां से कोशिका में वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचती है। कहां पे पहुंचती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचती है। वहां पे एक चक्रीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है? चक्रीय अभिक्रिया, चेन रिएक्शन होती है, जिसे हम क्रेब्स चक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्कर बोलते हैं। क्रेब्स चक्कर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्रेब्स चक्कर के फलस्वरूप दोस्तों एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है? एक ग्लूकोज का निर्माण कर लेती है। और ग्लूकोज से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। सजीव के शरीर को जो कार्य करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ग्लूकोज से होती है। दोस्तों, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि मैं चल रहा हूँ तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ रही है? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ रही है? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है। और ऊर्जा हमें किससे मिल रही है? ग्लूकोज से मिल रही है। पर दोस्तों, कोशिका अपने जो सब अंग है उनमें कोशिकाएं समान नहीं है। मेरे पैरों में पैर बड़े हैं तो इनमें कोशिकाएं ज़्यादा है, फलस्वरूप माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा है तो ग्लूकोज ज़्यादा बन रही है, ऊर्जा का निर्माण ज़्यादा हो रहा है। बजाय मेरी मुख की जीभ के, मेरा जो मुंह है उसकी जीभ में कोशिकाओं की संख्या क्या है? कम है, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी कम है। तो ग्लूकोज क्या बन रही है? कम बन रही है, जबकि खर्च हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो एक कोशिका का अंग ऐसा भी होना चाहिए जो पूरे शरीर की ऊर्जा को एकत्रित कर उस अंग तक पहुंचाए जहां पे ऊर्जा का खर्च ज़्यादा हो रहा है और उत्पादन कम हो रहा है। तो जो ऐसा अंग होता है कोशिका का वो होता है गोल्जी काई, यानी कि गोल्जी बॉडी, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। और इसका जो कार्य होता है वो परिवहन का होता है, कोशिकीय परिवहन का। आप परिवहन मत बोलना, क्योंकि शरीर के अंदर जो परिवहन का कार्य होता है वो रक्त का होता है। किसका होता है? रक्त का होता है। कोशिकीय परिवहन का कार्य गोल्जी ऑपरेटस का होता है। किसका होता है? गोल्जी काय का होता है। गोल्जी काय क्या करता है? अगर किसी एक कोशिका के पास प्रोटीन ज़्यादा है,
अगर एक कोशिका के पास प्रोटीन कम है तो जो ज़्यादा वाले जो कोशिका है उससे प्रोटीन को लेता है और जो दूसरी कोशिका जिसके पास कम है उसको दे देता है। अगर इसके पास ग्लूकोज की कमी है, इसके पास ग्लूकोज की ज़्यादा अधिकता है तो इसके ग्लूकोज को उठाता है और इसको दे देता है। अगर उसके पास विटामिन की ज़्यादा कमी है, इसके पास अधिकता है तो इससे विटामिन लेता है और उसको दे देता है। तो ये कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है, गोल्जी काई करता है। दोस्तों 10th क्लास के अंदर आपने स्टडी की होगी कि जो सजीव होते हैं उनके शरीर के अंदर 65% वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। अब वो जल कहाँ पे होता है फिर? क्योंकि हम इस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो एक 100 kg का अगर इंसान है तो उसके अंदर 65% यानी कि अप्रोक्स 68 लीटर वाटर होगा। फिर तो इस हिसाब से तो यही हुआ ना। लेकिन हमारे आमा से के अंदर तो सिर्फ एक टाइम में 1.5 या 2 लीटर पानी आ पाता है। तो दोस्तों जो ये 65% जो वाटर होता है वो कोशिकाओं के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? कोशिकाओं के अंदर। कोशिकाओं के अंदर भी एक तो साइटोप्लाज्म में तो होता ही है और इसके अलावा वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर जल संचित रहता है, संग्रहित रहता है। कहाँ पे रहता है? वैक्यूल्स यानी कि रसधानी के अंदर जल संचित रहता है। कहाँ पे रहता है? वैक्यूल्स के अंदर संचित रहता है। इसका जो कार्य होता है वो सिर्फ जल संग्रहण का होता है। किसका होता है? जल संग्रहण का होता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम तारक काय के बारे में बात करते हैं जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। दोस्तों तारक काय की जो खोज की थी वो बोवेरी ने की थी। किसने की थी? बोवेरी ने की थी। किसने की? बोवेरी ने। दोस्तों जो तारक काय का कार्य होता है वो होता है कोशिका विभाजन का। क्या कार्य होता है? कोशिका विभाजन का। तारक काय पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं के निर्माण का, पुनः निर्माण का कार्य करता है। क्या करता है? पुनः निर्माण का कार्य करता है। तारक काय की संख्या सबसे ज्यादा यकृत कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? यकृत की कोशिकाओं में पाई जाती है। इसलिए यकृत की कोशिकाएं धड़ाधड़ अपना पुनः निर्माण कर लेती है। क्या कर लेती है? पुनः निर्माण कर लेती है। और जो तारक काय होता है वो न्यूरॉन सेल्स यानी कि जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है उनके अंदर अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसलिए वो कोशिकाएं विभाजन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? विभाजन करके अपनी वृद्धि नहीं कर सकती। दोस्तों आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर मस्तिष्क की कोशिकाएं विभाजन नहीं कर सकती तो फिर कैंसर क्यों होता है? पहले बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैंसर एक कोई बीमारी नहीं है। अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी नाउ दैट कैंसर, यानी कि शरीर के किसी भी पार्ट में कोशिकाओं की अनियंत्रित विभाजन को हम कैंसर बोलते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन है। दोस्तों तो अब आप यही तो सोच रहे हो ना कि मस्तिष्क में फिर कैंसर क्यों होता है? क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाएं तो विभाजन कर नहीं सकती, तो फिर विभाजन हो कैसे रहा है? तो दोस्तों जो मस्तिष्क होता है अपना उसके अंदर 90% न्यूरॉन सेल्स होती है। कौन सी सेल होती है? न्यूरॉन सेल होता है। और बची 10% कोशिकाएं वो होती है ग्लियल सेल्स। कौन सी सेल होती है? ग्लियल सेल्स होती है जिनके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तारक काय उपस्थित होता है। क्या होता है? उपस्थित होता है और विभाजन की क्षमता होती है। ये 10% ग्लियल सेल्स विभाजन का अनियंत्रित विभाजन से कैंसर का निर्माण करती है, ब्रेन ट्यूमर का निर्माण करती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मस्तिष्क में ब्रेन ट्यूमर या कैंसर क्यों होता है। तो अब हम देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसके अंदर पहले बीम देते हैं, लेंटर देते हैं, उसी प्रकार से जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है जिसे हम शॉर्ट में ER बोलते हैं, ये कोशिका के अंदर कंकाल बनाती है। क्या बनाती है? कंकाल का निर्माण करती है जिससे कोशिका पिचके ना। समझ रहे हो दोस्तों? जिससे कोशिका
के अंग सुरक्षित रहे, कोशिका अंग सुरक्षित रहे, इसलिए कोशिका कंकाल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कोशिका कंकाल का निर्माण करती है। दोस्तों इस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ ईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके ऊपर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये स्मूथ होती है। क्या होती है? स्मूथ होती है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसका एक कार्य ये भी होता है कि ये वसा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वसा का निर्माण करती है। जबकि जो रफ वाला जो भाग होता है उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए जो ईआर होती है जिसपे रफ ईआर होती है वो स्मूथ नहीं होती। क्या नहीं होती? स्मूथ नहीं होती। जबकि वसा तरल होता है तथा चिकना होता है, इसलिए जो विथआउट राइबोसोम वाली ईआर होती है वो स्मूथ होती है। क्या होती है? स्मूथ होती है। और रफ ईआर प्रोटीन का निर्माण कर रही है। तो ऐसा नहीं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का निर्माण कर रही है, वो तो वसा का ही निर्माण करती है। पर जो उसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे स्टडी करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की खोज पेलाडे ने की थी। किसने की थी? पेलाडे ने की थी। और जो राइबोसोम का जो कार्य होता है वो प्रोटीन निर्माण का कार्य होता है। किसका निर्माण का कार्य करते हैं? प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। दोस्तों राइबोसोम ना दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यानी कि अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है, जो कि एक होता है 70S और एक होता है 80S। सबसे पहले हम देखते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है। दोस्तों जो ये है 70S और 80S प्रकार का यानी कि छोटा और बड़ा, तो ये इस हिसाब से नहीं है कि एक बड़ा है साइज में एक छोटा है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के अनुसार यानी कि अवसादन गुणांक के अनुसार अगर किसी भी चीज़ को हम अगर द्रव के अंदर या तरल के अंदर पानी के अंदर मान लें तो जिस गिराएंगे एक साथ तो जो सबसे पहले नीचे बैठे पेंदे में पहुंचेगा वो बड़ा माना जाता है और जो बाद में पहुंचता है वो छोटा माना जाता है। तो इस आधार पे राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S प्रकार का जो कि छोटा होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और जो दूसरा होता है वो होता है 80S प्रकार का जो बड़ा होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। एक बात याद रखना आप, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री? राइबोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। दोस्तों जो केंद्रक होता है वो पूरी कोशिका के ऊपर नियंत्रण रखता है। किसके ऊपर नियंत्रण रखता है? कोशिका के ऊपर नियंत्रण रखता है। सबके कार्य का ध्यान रखता है कि ये कार्य कर रहा है या नहीं, भाई तू कार्य कर रहा है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया कार्य कर रहा है कि नहीं, इधर देखो इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना कार्य कर रहा है कि नहीं, वसा का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये देखता है। क्या कौन देखता है? न्यूक्लियस देखता है। और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन यानी कि मस्तिष्क ऑफ कोशिका। मस्तिष्क कोशिका का जो मस्तिष्क होता है वो केंद्रक को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? केंद्रक को बोला जाता है। दोस्तों केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धागेनुमा संरचनाएं होती है जिनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ये डीएनए और आरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए और आरएनए के बने होते हैं। तथा क्रोमोसोम में 80%
प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है और 10% अदर होते हैं जिनमें आरएनए वगैरह आते हैं। दोस्तों जो डीएनए होता है वो होता है आनुवांशिक नियंत्रक। क्या होता है? आनुवांशिकी नियंत्रक होता है। दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे ने की थी। दोस्तों लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि दूसरे अंगों को गलाने का काम करता है। किसका काम करता है? गलाने का काम करता है। दोस्तों ये जल लाइसोसोम कोशिकीय पाचन करता है। क्या करता है? कोशिकीय पाचन करता है। इसे हम सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। दोस्तों जो कोशिका होती है इसके अंदर अगर कोई अंग काम करना बंद कर दे, जैसे कि गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, वो अब परिवहन का कार्य नहीं कर रहा, तो लाइसोसोम उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देगा। क्या करेगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देगा, जिससे कि जो गोल्जी बॉडी है उसका पाचन हो जाएगा, वो गल जाएगा और उसकी सफाई हो जाएगी। कोशिका में कोई कचरा नहीं रहेगा। मतलब कचरा साफ करने का जो कार्य करता है वो लाइसोसोम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसे आत्मघाती थैली बोलते हैं। जब पूरी कोशिका काम करना बंद कर देती है, यानी कि सभी अंग जैसे न्यूक्लियस, ईआर, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और भी जो अंग है, सेंट्रियोल हो गया, पॉलीराइबोसोम, ये सब होते हैं। अगर ये सब पूरी कोशिका मिल कार्य करना बंद कर देती है तो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है। क्या करता है? अपने आप को फाड़ लेता है, जिससे इसका जल अपघटक एंजाइम पूरी कोशिका के अंदर फैल जाता है, जिससे पूरी कोशिका गल जाती है। क्या होती है? पूरी कोशिका गल जाती है। अगर जैसे एक कोशिका मर गई तो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है, जिससे कि हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होता है वो फैल जाता है और कोशिका पूरी गल जाती है और सफाई हो जाती है। क्या हो जाती है? सफाई हो जाती है। दोस्तों जो रक्त कणिका होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, आरबीसी, उसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। कौन नहीं पाया जाता? लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इसलिए इसका अपघटन जो होता है वो प्लीहा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? प्लीहा के अंदर होता है। प्लीहा के अंदर रक्त का निर्माण भी होता है, इसका निर्माण भी होता है। और जब ये आरबीसी काम करना बंद कर देती है तो जो ये प्लीहा के अंदर चली जाती है और प्लीहा के अंदर इसका अपघटन हो जाता है। क्या होता है? अपघटन हो जाता है। ये लाइसोसोम जो होता है ये कोशिका के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ये ध्यान रखता है पूरी कोशिका में कि कौन कौन काम कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है। अगर इसको लगता है कि हाँ भाई माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, इधर आ, तो इधर आ, तो वो उसको बुलाता है और उसके अंदर अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देता है। क्या करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करना बंद कर दी वो गल जाती है, उसका पाचन हो जाता है और सफाई हो जाती है। क्या हो जाती है? सफाई हो जाती है। अगर पुलिस वाले डंडा मारते हैं या मास्टर जी अपनी पिटाई करते हैं तो चमड़ी काली पड़ जाती है, स्किन काली पड़ जाती है, क्योंकि वहां पे कोशिका के सभी अंग के साथ साथ लाइसोसोम भी मर जाता है। क्या हो जाता है? लाइसोसोम भी मर जाता है। जब बोला जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि उसके ऊपर गर्म पानी से सिकाई की जाए। गर्म पानी से सिकाई करने पे यह होता है कि उसके पास की जो कोशिकाएं होती है वहां के लाइसोसोम वहां पे हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होता है वो छिनकते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? छिनकते रहते हैं और धीरे धीरे जो वो कोशिका होती है जो काली पड़ जाती है, मरी हुई कोशिका, वो धीरे धीरे साफ हो जाती है। क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। तो इस प्रकार लाइसोसोम जो होता है वो एक महत्वपूर्ण अंग होता है, कोशिकांग होता है, जो कि कोशिका के अंदर सफाई का कार्य करता है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी देख लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं जीव द्रव्य के बारे में। किसके बारे में? जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में। दोस्तों जो जीव द्रव्य होता है वो रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है और इसके अंदर 80% जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 80% जल पाया जाता है। ये जीवन की भौतिक इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवन की भौतिक इकाई कहलाता है। दोस्तों अगर इसमें 80% जल के अंदर अगर 1% की कमी आ जाती है
तो व्यक्ति को प्यास लगती है, सजीव को प्यास लगती है। और अगर इसके अंदर 10% की कमी आ जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर जीव द्रव्य के जल के अंदर 10% की कमी आ जाए तो क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जो जीव द्रव्य होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रिक द्रव्य। जो कोशिका द्रव्य होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दोस्तों कुछ लोग ये गड़बड़ कर बैठते हैं कि साइटोप्लाज्म का भाग प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य का भाग होता है जीव द्रव्य। दोस्तों ऐसा नहीं है, जो जीव द्रव्य होता है उसका भाग होता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। जो केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य को सम्मिलित रूप से हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के बाहर जो द्रव्य भरा रहता है कोशिका के अंदर उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको हम केंद्रिक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने कोशिकांगों के बारे में कुछ बेसिक चर्चा कर ली है। दोस्तों हम अगली वीडियो के अंदर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में अंतर देखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नई आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू।